ओके, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो डीएस के आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब डेटा मुझे डायनेमिकली, मतलब जब भी हम चाहते हैं तब उसी टाइम पे मुझे डेटा ऐड करवाना है, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट का एक पार्ट है। मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी आ जाती है, जैसे आपने आगे सीखा कि क्यू, स्टैक, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एरे सीखा और उसके बाद आपने अभी हम आगे सीखने वाले हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक, ये जो सारी भी वर्शन मैंने अभी आपको बताई, सारे भी जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए वो सारे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के पार्ट हैं, ठीक है। तो डायनेमिक मतलब लिंक लिस्ट समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि मेलोक क्या होता है, केलोक क्या होता है, रियल और फ्री। ये चार चीज़ें आपको पहले अच्छे से समझनी होगी, तभी आपको लिंक लिस्ट के अंदर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, उसके अंदर जो भी पार्ट्स हमें यहाँ पे दिए हुए वो पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम लिंक लिस्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले तो हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर चार पार्ट है, ठीक है। मेलोक, केलोक, रियलॉक और फ्री। और छोटे छोटे टॉपिक है चारों के चारों, उसमें से मेलोक, केलोक और रियलॉक ये तीनों बहुत ही अच्छे टॉपिक है, ठीक है। और फ्री के अंदर मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज किया जाता है। उसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि मेलोक एग्जैक्टली करता है क्या है। कि मेलोक के अंदर आपको मेमोरी एलोकेशन बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। और उसका मतलब क्या हो जाता है कि मेमोरी को मुझे डायनेमिकली मेमोरी प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। मतलब जब भी मैं चाहूँ तभी उसको मेमोरी एट अ टाइम मिल जाए, उसे बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। मतलब किसी भी डेटा को वैल्यू ऐड करने के लिए मुझे एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। वो मेमोरी मुझे जब मैं चाहूँ तब मुझे मिलनी चाहिए, उसे बोलते हैं डायनेमिक। मतलब जब आप इच्छते हो, जब आप ऐड करना चाहते हो या फिर डिलीट करना चाहते हो, तो उसी टाइम पे आपको वो मेमोरी अवेलेबल होनी चाहिए, इसे बोलते हैं मेलोक में। फिर है कैलोक, ठीक है। तो कैलोक के अंदर आपको जो भी डेटा है वो आपको इनिशियलाइजेशन ऑलवेज 0 चाहिए, तो उसके लिए कैलोक का यूज होता है, ठीक है। और मेलोक कैलोक के अंदर इतना डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस वो हम आगे देखेंगे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद है रियल लॉक। तो रियल लॉक क्या हो जाता है कि जब भी हमारी मेमोरी फुल हो जाती है, मतलब हमारा डेटा फुल हो जाता है, मुझे लगता है कि मैंने 10 रिकॉर्ड ऐड किया पर मुझे अभी और ज़्यादा रिकॉर्ड ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं यहाँ पे रियल लॉक का यूज़ करूँगा। मतलब वो हमारी मेमोरी बढ़ाएगा, ठीक है। मैं जितनी मेमोरी चाहूँगा उतनी मेमोरी वो देगा मुझे रियल लॉक, मतलब फिर से एलोकेशन करता है मेमोरी का। मतलब पुराना डेटा रहता है वो तो है ही, पर उसके बाद कितना डेटा बढ़ाना है वो आपको एलोकेट करके देता है, ठीक है। उसके बाद है फ्री। फ्री क्या करता है कि आपका जो भी डेटा रहता है उसे वो रिलीज कर देता है, ठीक है। मतलब फ्री कर देता है, जितनी भी मेमोरी आपके प्रोग्राम के टाइम पे कंज्यूम हुई है उन उस सारी मेमोरी को फ्री कर देगा, मतलब खाली कर देगा, ठीक है, किसी दूसरी प्रोसेस के लिए या फिर किसी दूसरी मेमोरी के लिए, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो व्हाट इज द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे लिखा है कि therefore C dynamic memory allocation can be defined as a procedure in which the size of data structure like array is changed during the run time। मतलब जब हम रन करते हैं प्रोग्राम तो उसी टाइम पे मुझे मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम सीखा था एरे, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया जिसके अंदर आप प्रोसीजर करते हो, उसी टाइम पे आपको डेटा ऐड करना रहता है, ठीक है। उसे यहाँ पे बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पे उसके चार पार्ट दिए हुए हैं कि मेलोक, कैलोक, फ्री और रीएलॉक, ठीक है, जैसे मैंने आगे आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि मेलोक एग्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मेलोक, ठीक है। तो मेलोक का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाता है कि मेमोरी एलोकेशन। क्या हो जाता है यहाँ पे, मेमोरी एलोकेशन। मतलब किसी भी चीज़ को मेमोरी एलोकेट करना, उसे बोलते हैं यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन। मतलब जगह देना, एलोकेशन मतलब जगह देना कि उसको यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दो ताकि वो अपना डेटा वहाँ पे एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो मेलोक मतलब हो जाता है हमारा मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे लिखा है कि मेथड इन सी यूज टू डायनेमिक एलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी विथ स्पेसिफाइड साइज। मतलब एक बहुत बड़ा लार्ज ब्लॉक हमें स्पेसिफाइड करके देता है, जिसके अंदर हम जितनी भी मेमोरी को, जितने भी डेटा को ऐड करना चाहते हैं उतने डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम मेमोरी एलोकेटेड करती है तो मतलब जो बीच में प्रोसीजर रहती है, मेलोक होती है, वो जब भी हमें मेमोरी प्रोवाइड करवाती है, मतलब मिलती है, तो वो क्या करता है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जहाँ से उसको स्टार्ट करना है,
ठीक है, तो वो एड्रेस मुझे दे देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा है कि इट रिटर्न अ पॉइंटर ऑफ अ टाइप वॉइड विच कैन बी कास्ट इनटू अ पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म, मतलब जिस किसी भी फॉर्म में आपको उस डेटा को कन्वर्ट करना है तो उसी टाइप का आपको डेटा देगा। कौन? तो कभी पॉइंटर। पॉइंटर मतलब वो पॉइंट करेगा कि यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब वो पॉइंट आउट करता है, जैसे हम किसी के सामने फिंगर करते हैं तो हम पॉइंट करते हैं ना कि ये चीज़ है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि मेमोरी को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से डेटा ऐड करना है, ठीक है, और कहाँ से डेटा उठाना है, तो वो प्रोवाइड कौन करता है? यहाँ पे पॉइंटर करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि इट इनिशियलाइज ईच ब्लॉक विथ डिफॉल्ट गार्बेज, मतलब जितनी भी हम मेमोरी बनाएंगे, ठीक है, उन सब की वैल्यू क्या रहती है? गार्बेज, मतलब एक खराब वैल्यू रहती है। गार्बेज मतलब क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ कोई एनी नंबर रहता है जो हमें समझ में नहीं आता। समझ में आता है तो एक बहुत बड़ा नंबर रहता है, ठीक है, हमें गिनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसे गार्बेज वैल्यू बने, मतलब सिस्टम अपनी तरीके से जो भी डेटा देता है उसे गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो मेलोक को प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बताया है। तो उसकी जो सिंटेक्स दी है, देखो यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, एक सिंटेक्स दी है कि पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल है आपके पास, उसके अंदर कास्ट टाइप। कास्ट टाइप मतलब क्या हो जाता है कि किस तरीके का डाटा आपको इसके अंदर डालना है। तो हमारे पास 4 तरीके का ही डेटा रहता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या दिया है कि एग्जाम्पल के अंदर इंट, तो कास्ट टाइप मतलब यहाँ पे हो जाता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। फिर एक ही मेलोक। मेलोक मतलब कि हमारा कीवर्ड हो गया जिसके अंदर हमें कितना डेटा ऐड करवाना है मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब बाइट साइज, मतलब जितनी भी जिस तरीके का मैं डेटा इंसर्ट कराऊंगा, जैसे कि मुझे इंटीजर टाइप का डेटा ऐड करना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा वहाँ पे, कितनी उसकी साइज है, और ठीक है, और किस तरीके का डेटा है। देखो यहाँ पे साइज ऑफ इंट क्या करता है कि कितनी बाइट वो ऑक्यूपाई करता है वो आपको यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ पे देखो कंपाइलर पे डिपेंडेंट होता है कि बाइट कितनी होती है। अगर आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो तो आपको 4 बाइट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगर आप अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे, मतलब टर्बो यूज़ करो या फिर ओल्ड सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर अभी भी 2 बाइट ही ऑक्यूपाई वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वरी करेगा कि कंपाइलर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो मोस्टली कंपाइलर डेवलपिंग साइड का ही यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे उन लोगों ने 4 बाइट लिया है। ठीक है, तो देखो 100 × 4 मतलब एक इंटीजर की बाइट क्या रहती है? 4 बाइट। ठीक है, और टर्बो के अंदर 2 बाइट, तो यहाँ पे टर्बो के अंदर हमें 200 मिलेगा और किसी अदर एडिटर के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा 400। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि 400 बाइट की जगह वो एक साथ ले लेता है। मतलब जैसे हम प्लॉट बुकिंग करवाते हैं वैसे ही यहाँ पे मेलो क्या करता है कि बहुत बड़ी जगह रोक लेता है मेमोरी के अंदर बाइट के फॉर्म में। ठीक है, अब उसके अंदर कौन सा डेटा डालना है तो उसे पहले क्या करना है कि कहाँ से वो प्लॉट चालू हो रहा है, ठीक है, कहाँ से उसकी पोजीशन चालू हो रही है, वो कहाँ पे डालेगा? वो पीटीआर नाम के वेरिएबल के अंदर। ये पॉइंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सिंस द साइज ऑफ इंट इज 4 बाइट, मतलब इंटीजर की बाइट यहाँ पे क्या होती है, कितनी साइज की होती है? 4 बाइट की होती है। दिस स्टेटमेंट विल एलोकेट अ 400 बाइट ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर उसको 400 बाइट मिलेगी। एंड द पॉइंटर पीटीआर होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट, मतलब इसकी जो फर्स्ट बाइट होती है, बहुत सारी बाइट में 400 बाइट में से जो उसका जो फर्स्ट बाइट होता है उसकी वो एड्रेस होल्ड करता है, मतलब उसका एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है वो होल्ड करके रखता है पीटीआर। ठीक है, बाइट इन द मेमोरी एलोकेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से स्टोर किया जाता है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मेलॉक, इसके अंदर उन लोगों ने दिया है कि इंटीजर नाम का एक पॉइंटर बनाना है। ठीक है, जैसे हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं वैसे ही फिर इंटीजर टाइप का वापस पॉइंटर बना, मतलब उसका एड्रेस क्या रहता है वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे स्टार लिखेंगे। फिर मेलॉक, मेलॉक एक कीवर्ड है। ठीक है, फिर कितनी साइज, मुझे 5 रिकॉर्ड डालने हैं तो मैंने यहाँ पे 5 दी, पर इंटीजर की साइज क्या रहेगी हमारे पास? 4 बाइट, तो एक साथ तो 20 बाइट का डेटा इस तरीके से उठा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 20 बाइट ऑफ मेमोरी, तो 20 बाइट एक साथ वो रोक लेगा। ठीक है, क्या करेगा वो? एक साथ 20 बाइट रोक लेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद मेलोक, ये मेलोक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, मेलोक होता क्या है कि एग्जैक्टली कि एक पर्टिकुलर बहुत सारी जगह वो रोक लेता है। जितना भी हमें डेटा इंसर्ट करवाना है तो जैसे मुझे 100 रिकॉर्ड ऐड करवाने हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 100 × उतनी बाइट, मतलब 400 बाइट की जगह वो रोक लेगा। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी जगह एक साथ मेलोक की मदद से मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही होता है कैलॉक, सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो कैलोक का मतलब क्या हो जाता है कि कंटिन्यूअस एलोकेशन, मतलब वो एक साथ डेटा रोकेगा, जबकि मेलोक के अंदर वो अलग अलग जगह पे, उसको दो बाइट यहाँ पे मिली तो 2 बाइट यहाँ पे रोकेगा, फिर बीच में थोड़ी डेटा पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करके वो क्या करेगा, उसके आगे जो डेटा पड़ा है उसकी खाली पड़ा है उसको उठाएगा, मतलब अलग अलग जगह पे 20 बाइट वो रोकता है जितनी भी आप देते हो, ठीक है। और मेलोक कैलोक के अंदर क्या होता है कि आप जितनी भी बाइट दोगे वो एक साथ रोकेगा, मतलब उसको बीच में कोई इसी किसी और का डेटा मिलेगा तो वो जगह को वो छोड़ देगा और एक साथ 400 बाइट वो ढूंढेगा, जहाँ पर होगा उसी मेमोरी को वो एलोकेशन करे, मतलब वो कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस मतलब होता है कि वन टाइप ऑफ कंटिन्यूस एलोकेशन, मतलब एक साथ ही वो डेटा रोकता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन मेथड इन सी यूज डायनेमिक एलोकेटर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक और मेमोरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप, मतलब जिस तरीके का आप उसे डेटा टाइप डिफाइन करोगे उसी टाइप का वो क्या करेगा कि मेमोरी एलोकेशन, वो मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इट इनिशियलाइज ईच ब्लॉक, मतलब जितने भी आपको ब्लॉक मिले हैं, जितने भी बाइट मिले हैं, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, जबकि मेलोक के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, हमारे पास गार्बेज रहती है, ठीक है, क्या रहती है यहाँ पे, गार्बेज रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया कि पॉइंटर के अंदर जैसे हम मेलोक बनाते थे वैसे ही यहाँ पे मुझे देना पड़ता है कैलॉक, ठीक है। और यहाँ पे देखो एलिमेंट साइज, तो साइज ऑफ मैंने दे दिया, फ्लोट का पॉइंटर दे दिया और यहाँ पे कैलॉक दे दिया, ठीक है। तो सेम टू सेम किसकी तरह की, मेलोक की तरह ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम टू सेम ही क्या हो गया कि वन टाइप ऑफ मेलोक की तरह ही ये चीज़ सारी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, तो कैलॉग के अंदर जो भी हम डेटा बाय डिफॉल्ट, अगर मैंने किसी बाइट के अंदर डेटा स्टोर नहीं करवाए तो वो क्या रहता है कि हमारे पास 0, मतलब उसकी बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती है 0, हमें वहाँ पे सेट करनी नहीं होती, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल भी यहाँ पे दिखी दी गई है, तो ऊपर मेलोक के अंदर यहाँ पे ऊपर इंटीजर दिया था, यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा, फिर यहाँ पे मेलोक दिया था तो यहाँ पर कैलॉक आ जाएगा, फिर कितना डेटा देना है तो उसकी यहाँ पे क्या देनी पड़ती है हमें, मेमोरी एलिमेंट, मतलब कितने डेटा मुझे ऐड करना है, तो मुझे 10 रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ पे 25 की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा 10, मुझे 5 रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो 25 की जगह पे लिखना पड़ेगा 5, फिर कॉमा करके साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ फ्लोट क्या करता है कि उसकी वो कितनी जगह रोकेगा मेमोरी में वो आपको गिन के दे देता है, ठीक है। तो साइज ऑफ की मदद से आपको जितना भी फंक्शन, जितनी भी बाइट वो रोकेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, फ्लोट की बाइट होती है यहाँ पे 8 इंटू 25, मतलब जितनी भी बाइट वो रोकेगा, मतलब बहुत बड़ी जगह वो मेमोरी के अंदर रोक सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है कैलॉक। तो कैलॉक के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, तो सेम थिंग मेलोक की तरह ही है यहाँ पे, ठीक है। इंटीजर पॉइंटर, फिर कैलॉक, फिर यहाँ पे कितना डेटा आपको ऐड करना है 5, फिर साइज ऑफ, तो ये क्या हो जाती है कैलॉक के अंदर भी इंटीजर 4 बाइट की हो जाती है, ठीक है। तो 4 इंटू 5 तो ये भी क्या रोकेगा, 20 बाइट हो गया, पर ईच 4 बाइट का होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ईच 4 बाइट, मतलब 5 ब्लॉक हो गए तो 4 4 ब्लॉक के 5 बाइट रोकेगा, ठीक है। और ये मेलोक होता है पूरी की पूरी 20 बाइट रोक लेता है, मतलब आप कभी भी कोई छोटा रिकॉर्ड वहाँ पे डाल रहे हो तो 1 बाइट के अंदर ही वो स्टोर हो जाए, बाकी की यहाँ पे 90 बाइट बच गई, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा डेटा यहाँ पे डाल रहे हो तो एक साथ 4 बाइट उसने रोक ली तो आपके पास कितना डेटा बचा, ओनली 15 बाइट ही बची है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है कि जितना डेटा दोगे उस हिसाब से मेमोरी वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जबकि कैलॉग के अंदर उसको हर एक बॉक्स को 4 बाइट ईच तरीके, मतलब उसके अंदर 4 बाइट में अंदर वो 5 डाले, 2 डाले, 1 डाले, बहुत बड़ा डेटा डालेगा तो भी 4 बाइट के रोकेगा, छोटा डेटा डालेगा तो भी वो 4 बाइट ही रोकेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये दोनों डिफरेंसेस हुआ है, मतलब कैलॉग के अंदर आप पर्टिकुलर बॉक्स बन जाते हैं 4 4 के इक्वली, ठीक है। जबकि मेलोक के अंदर क्या होता है कि वो पर्टिकुलर सारी की सारी, मतलब जितनी भी बाइट होगी एक साथ यूज करेगा, किसी को 2 चाहिए तो 2 दे दो, 4 चाहिए तो 4 दे दो, किसी को 8 चाहिए तो 8 दे दो, मतलब जितनी होगी उतनी ही उसको मिला, अगर वो फुल हो जाता है तो उसकी गलती नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मेलोक के अंदर, ठीक है। तो मेलोक में गार्बेज वैल्यू भी होती है, कैलॉक में गार्बेज वैल्यू नहीं होती, पर्टिकुलर ईच की बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, ठीक है। उसके बाद है फ्री, ठीक है। तो मेलोक और कैलॉक के बारे में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे यूज किया है।
ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पे फ्री। तो फ्री क्या होता है? ठीक है, तो फ्री की मदद से जितनी भी मेमोरी मेलोक और कैलोक के टाइम पे हमने यूज की है, वो सारी की सारी मेमोरी क्या कर देगा, वो डी एलोकेटेड कर देगा, मतलब वो फ्री कर देगा। ठीक है, फ्री का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी आपने पॉइंटर को रोका हुआ है, उस पॉइंटर को क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फ्री मेथड इन सी यूज्ड टू डायनेमिकली डी एलोकेट अ मेमोरी। मतलब मेमोरी को डी एलोकेट मतलब छोड़ने के लिए, उसके अंदर जो भी डेटा है उसे छोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है कि द मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग फंक्शन मेलोक एंड कैलोक इज नॉट डी एलोकेटेड ऑन द आउट। मतलब मेलोक और कैलोक के द्वारा ही उसकी जो मेमोरी होती है वो अपने आप से वो रिलीज नहीं करते, उसके लिए यहाँ पे उसको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, फ्री। ठीक है, तो उसकी मदद से वो डेटा को यहाँ पे फ्री कर सकते हैं, जितनी भी मेमोरी मेलोक कैलोक के टाइम पे यूज की है उसको यहाँ पे फ्री कर सकते हैं फ्री नाम के फंक्शन की मदद से। ठीक है, उसके बाद है कि हैंस द फ्री मेथड is used whenever the dynamic memory allocation take place. It helps to reduce the wastage of memory by freeing it। मतलब जब भी हमारे पास मेमोरी की शॉर्टेज रहती है, तब फ्री क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उस मेमोरी को रिलीज कर देता है, ताकि हमारा जो भी डेटा है वो बस बच जाए। ठीक है, मतलब हमें दूसरे डेटा को स्टोर करने के लिए उसी मेमोरी को ऑक्यूपाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारे पास फ्री। तो फ्री का मतलब हो जाता है कि मेमोरी को रिलीज करने के लिए डी एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है कि किस तरीके से उसको डी एलोकेट कर सकते हो, तो उसके लिए फ्री नाम की कमांड और उसके बाद जो भी पॉइंटर यहाँ पे दिया है उसको उसके अंदर रख दो, ताकि वो मेमोरी उसको रिलीज छोड़ देगा, मतलब डी एलोकेट कर देगा। फिर ये हमारे पास री एलोक। ठीक है, यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, देखो फ्री एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क होता है। तो देखो, जिस तरीके से केलॉक होता है, कोयलक क्या करता है कि हर एक की 4-4 बाइट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर किसी ने इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर डेटा रहेगा। अगर किसी ने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया तो क्या करता है कि पॉइंटर को फ्री कर देगा। फ्री करेगा तो जितना भी डेटा यहाँ पे है इसके अंदर पड़ा है वो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब इसके डस्टबिन के अंदर चला जाएगा। तो मेमोरी ऑफ पीटीआर रिलीज, मतलब उस वो पीटीआर है वो उस मेमोरी को छोड़ देगा, वो रिलीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रियल लॉक। तो रियल लॉक मतलब हो जाता है कि अगर हमारे पास डेटा मैंने ऐड किया है मेलॉक की मदद से, अगर मैंने 5 रिकॉर्ड ऐड किए, ठीक है, अगर मैंने 5 रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड किए, मुझे 5 रिकॉर्ड से ज़्यादा अब रिकॉर्ड ऐड करने एट अ टाइम, उसी टाइम पे, ठीक है, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे री एलोकेशन, मतलब रियल। ठीक है, तो रियल का मतलब क्या हो जाता है कि आपकी मेमोरी कभी भी शॉर्टेज होती है, तब एट अ टाइम आपको मेमोरी बढ़ानी है, तो उस टाइम पे री एलोकेशन की यूज़ होती है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो रीएलोक का यहाँ पे एक्सप्लेन दिया हुआ है कि रीएलोकेट और रीएलोकेशन मेथड इन सी यूज टू डू डायनेमिकली चेंज द मेमोरी एलोकेशन। मतलब उसकी मेमोरी चेंज करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो उसने प्रीवियस टाइम पे यूज़ की थी उसको यूज़ ना करते हुए नई वाली मेमोरी को वो अलोकेट करेगा। मतलब रीएलोक की मदद से आप नई मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकते हो, एलोकेट कर सकते हो। In other words, if the memory previously allocated with the help of malloc or calloc is insufficient, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि malloc और calloc की मदद से जो भी आपने मेमोरी एलोकेट की है, अगर वो कम हो रही है, ठीक है, तो उसकी जगह पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो री एलोक। री एलोक कैन बी यूज टू डायनिमिकली री एलोकेट मेमोरी। ठीक है, मतलब रन टाइम पे आपको मेमोरी एलोकेट करवाता है उसी टाइम पे, इसे बोला जाता है री एलोकेशन, री एलोक। तो री एलोकेशन ऑफ मेमोरी मेंटेन द ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू एंड न्यू ब्लॉक विल बी इनिशियलाइज विद द डिफॉल्ट गार्बेज। मतलब जितने भी उसके पास डेटा रहते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू तो रखेगा ही रखेगा, पर नई वैल्यू को क्या करेगा वो, उसके अंदर वो गार्बेज वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है, तो उसके यहाँ पे लिए, तो उसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने बताया है कि पॉइंटर, फिर यहाँ पे कि री एलोक। री एलोक मतलब जो पुरानी मेमोरी है उसका एड्रेस यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ताकि वो नई साइज उसके बाद की साइज उसके बाद में ऐड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे वेट पी टी आर इज री एलोकेटेड विथ अ न्यू साइज।
ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर जितनी भी दी है, फिर 5 दिए, 100 दिए, 10 दिए, तो उस हिसाब से वो डेटा आगे बढ़ा देगा। मतलब ऑलरेडी उसके पास 5 पड़ी हुई है, तो 5 के अंदर 100 ऐड करेगा तो 105 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि री एल लॉक। तो री एल लॉक आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, पॉइंटर के अंदर मैलॉक, उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कि कितनी साइज आपको चाहिए, मतलब कितना डेटा आपको इंसर्ट करना है, वो 5, इसके लिए यहाँ पे 5 दिया। और किस तरीके का डेटा करना है, तो वो इंटीजर। तो इंटीजर कितना डेटा रोकेगा, तो भाई 4 बाइट। ठीक है। तो 5 × 4 मतलब हो जाता है यहाँ पे 20 बाइट। ठीक है। तो 20 बाइट वो एक साथ रोक लेगा। अगर आपको यहाँ पे डेटा आपका फुल हो रहा है, जैसे मैंने आगे आपको बताया मेलॉक के अंदर कि वो बड़ा डेटा आएगा तो वो 4 बाइट या 8 बाइट भी उसको दे सकता है, तभी आप दूसरा डेटा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी मेमोरी फुल हो जाती है। तो फुल हो जाएगी तो मुझे और भी रिकॉर्ड वापस वहीं पे डालना है। मैंने 3 रिकॉर्ड ऐड किए हैं तो फुल हो गई मेमोरी, मुझे और 2 डालने हैं। तो उसके लिए रीअलोक की यूज़ यहाँ पे की जाती है। मतलब आपकी जो पॉइंटर रहती है उसी के अंदर 10 इंटू साइज है, मतलब 10 बाइट और उसने बढ़ा दी, मतलब 400 बाइट होगी, मतलब 40 बाइट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 20 तो थी, उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, 10 मैंने ऐड कर दिया तो 40 बाइट और रोकेगा। ठीक है। तो इस तरीके से रीअलोक को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेमोरी हम डायनेमिकली यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब देखो, इसकी एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि ठीक है, मेलोक को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कैलोक को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और फ्री। ठीक है। तो देखो, हम टर्बो के अंदर चलते हैं। टर्बो के अंदर मुझे एक प्रोग्राम यहाँ पे सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब लिखना है हैज़ इंक्लूड। ठीक है। मेलोक को हम यूज़ करने वाले हैं, हैज़ TDIO.h, उसके बाद हैज़ इंक्लूड conio.h। उसके बाद मुझे अगर रेलोक, कैलोक, मेलोक, कैलोक और रियलोक, ठीक है, यहाँ पे मेलोक, कैलोक और रियलोक तीनों का यूज़ करना है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे अलग से लाइब्रेरी फाइल यहाँ पे अटैच करवानी करती है, उसे बोलते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो मेलोक कैलोक के लिए यूज़ होती है अलग से। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैज़ इंक्लूड। ठीक है। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा std lib.h। उसके अंदर मेलोक कैलोक की फंक्शनलिटी पड़ी हुई है इसलिए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा तो मुझे वो दे देगा एरर। अभी हम मैं उसके एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अब क्या करेंगे कि मुझे इंटीजर टाइप का डेटा यहाँ पे ऐड करवाना है। ठीक है। किस तरीके का इंटीजर टाइप का डेटा मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो भी डेटा है वो पहले डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पॉइंटर भी डिफाइन करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेलोक को डिफाइन करने के लिए आपको एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, फिर कितना डेटा ऐड करना है वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब 5 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 15 रिकॉर्ड। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे और लूप यूज करने के लिए एक आई का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे टोटल 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो इंटीजर, पॉइंटर, ठीक है, पीटीआर, फिर एक लूप के लिए और कितना डिकोड एड करना है इसके लिए एन। ठीक है। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कितना रिकॉर्ड चाहिए उसका मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ एक मैसेज। ठीक है। हाउ मैनी रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू मेलॉक। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्कैनफ। स्कैनफ के अंदर यहाँ पे मैं दे देता हूँ %d, क्योंकि n कितना डालूंगा मैं नंबर के फॉर्मेट में रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर दे दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मेमोरी रोकनी पड़े। अगर मैंने यहाँ पे n के अंदर 5 मुझे रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो मैंने क्या दे दिया 5। तो मेरी मेमोरी हो जानी चाहिए यहाँ पे 5 × 2, मतलब 10 बाइट्स। तो मेलोक एक साथ 10 बाइट रोक लेगा। ठीक है। तो किस तरीके से देखो,
यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है अब पीटीआर। पीटीआर क्या हो जाता है यहाँ पे एड्रेस, तो यहाँ पे आपको वो पॉइंटर मिलेगा और यहाँ पे आपको एज अ एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि किस तरीके का डेटा, तो भाई इंटीजर टाइप का डेटा, उसके बाद मेलॉक एक कीवर्ड है, उसके बाद आपको कितना रिकॉर्ड ऐड करना है तो भाई एन, तो ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। उसके बाद साइज ऑफ मतलब इंटीजर कितनी बाइट रोकती है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके वो दे देगा। तो इंटीजर यहाँ पे टर्बो में 2 बाइट और एन के अंदर मैंने यहाँ पे 5 रखा था, तो 5 × 10, 5 × 2 मतलब मुझे 10 बाइट मिलेगी, मतलब वो एक साथ 10 बाइट रोक लेगा। अब मुझे यहाँ पे चेक करवाना है कि इफ पीटीआर नल तो नहीं है, ठीक है। अगर वो नल रहेगा तो मुझे यहाँ पे मैसेज दे देना है कि हमारी जो पॉइंटर है वो अभी क्या है, नल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा मैसेज एंटर मेलॉक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है हमारी जो पीटीआर है वो नल नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे हमारा जो बॉक्स बने हैं, कितने बॉक्स बने हो तो मुझे नहीं पता। एन के अंदर अगर मैं 5 डाल रहा हूँ तो मेरे 5 बॉक्स बने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पांचों बॉक्स के अंदर हम वैल्यू ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे 0 से, जब तक हमारा डेटा एन नहीं होगा तब तक, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और मुझे डेटा यहाँ पे ऐड करना है, इसलिए मुझे स्कैनएफ की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ %d, और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है पॉइंटर का एड्रेस प्लस एक एक को बढ़ते जाएगा। मतलब उसके अगर आपने पॉइंटर रखा है तो पॉइंटर इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट रोकेगा। अगर आप 32 और 34 रोकेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसकी मैं एक्सप्लेन भी आपको करवाता हूँ कि किस तरीके से होता है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है कि अगर आपकी ये एड्रेस, ठीक है, 2 बाइट की है, ठीक है। अगर आपकी एड्रेस पॉइंटर इंटीजर टाइप का डेटा है तो 2 बाइट रोकेगा, 32 और 33, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला डेटा अगर आप आ रहे हो तो वहाँ पे कहाँ से रोकेगा, वो 35 से रोकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 35, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा 35, और नेक्स्ट मेमोरी हमारी जो भी होगी वो कहाँ से चालू होगी हमारे पास 37 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने वापस एक नोड बना लिया, तो ये नोड हमारा चालू होगा यहाँ पे 37 से, ठीक है। तो हर एक की मेमोरी बाइट कितनी रहती है, 2 2 बाइट की। तो टोटल मेरे पास 10 बाइट है। अगर मैं बहुत बड़ा डेटा ऐड कर रहा हूँ तो एक साथ ये मेरे पास कितनी 4 बाइट भी रोक सकता है, ठीक है। मैं अगर बहुत बड़ी वैल्यू दूंगा तो तो एक साथ 4 बाइट भी वो रोक सकता है। तो ये बाइट हमारी कहाँ से चालू हो जाएगी, 40 से चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है कि बहुत सारी मेमोरी एक साथ वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेलॉक के अंदर हमारा रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बताया था कि जब भी आप मेलॉक के अंदर कोई भी पॉइंटर देते हो तो वो एक साथ 20 बाइट, मतलब जितना भी आपका डेटा है वो बाइट एक साथ रोक लेगा। अगर इसके अंदर आप डेटा बढ़ाते हो, वैल्यू बढ़ाते हो, तो इस हिसाब से वो अपनी बाइट रोकता है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। और जो भी आप डेटा मेलॉक के अंदर स्टोर करवाते हो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है यहाँ पे गार्बेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ था कि उसकी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू होती है ईच वैल्यू की, ईच ब्लॉक की, वो यहाँ पे रहती है गार्बेज, ठीक है। तो गार्बेज रहती है कि नहीं रहती वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा था, अब वैल्यू मैं ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, देखो। तो प्रिंट अंडरस्कोर, ओके, प्रिंट एफ के अंदर मुझे यहाँ पे %d देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ /n, उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ पॉइंटर ptr+i, ठीक है। तो देखो जो भी मेरा रिकॉर्ड है वो क्या रहता है कि बाय डिफॉल्ट गार्बेज रहता है, ठीक है। तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेव करने के साथ इसको सेव करके दे देता हूँ मेलो1, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे मुझे वो एक्स्ट्रा पैरामीटर करके वो एक एरर दे रहा है,
ओके, यहाँ पे आएगा हमारे पास इनटू। ठीक है, अब देखो मैं इसको रन करवा के दे देता हूँ, रन हो गया। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ हमारे पास 10 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। तो देखो सारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, गार्बेज आ गई। 35 0 50 38 0 9216 0 -19 0 37। तो ये सारी गार्बेज वैल्यू हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको मेलॉक के अंदर बताया, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे वो प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब वो गार्बेज वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा तो भी हमारी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। अब मुझे इसके अंदर हमारी रिकॉर्ड ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा स्कैनफ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पैसे दे देता हूँ, इन टैब के अंदर एंटर मेलॉक परसेंटेज डी रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ /n, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ n। मतलब मुझे एंटर मेलॉक 5 रिकॉर्ड, मतलब जितने भी मैं n में दूंगा उतना रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो स्कैनएप के अंदर मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, और यहाँ पे उस एड्रेस पे स्टोर करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे पॉइंटर भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे 5 रिकॉर्ड थी, तो पाँचों की पाँचों रिकॉर्ड इंसर्ट कर दी। अब मुझे जितनी भी रिकॉर्ड थी वो शो करवानी है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ऑल malloc record आर बिलो। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब मैं सारी रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करना है, वो कहाँ से जाना है, n तक। ठीक है, उसके बाद i++, यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड मेरे पास है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, /n, और यहाँ पे मैं दे दूंगा कि पॉइंटर PTR, मतलब पॉइंटर प्लस आई। ठीक है, तो जितना भी रिकॉर्ड हमारे पास होगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेव कर देता हूँ इसको पहले, उसके बाद इसको रन करता हूँ। देखो रन करने के बाद वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड इंट्रोस इनटू मेलॉक। तो मुझे यहाँ पे 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। तो कौन कौन से रिकॉर्ड करने हैं, तो भाई 10 20 30 और 40। तो ऑल मेलॉक रिकॉर्ड आर बिलो 10 20 30 40। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये मेलॉक था। अब मुझे यहाँ पे केलॉग की ज़रूरत है। ठीक है, तो केलॉग के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि केलॉग के अंदर जो भी आप डेटा देते हो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पे गार्बेज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा हुआ है इट इनिशियलाइज ईच ब्लॉक विथ अ डिफॉल्ट 0। ठीक है, उसको इनिशियलाइज किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे देखो 25, उसके बाद कॉमा और साइज ऑफ, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो हम मेलॉक को भी देख लेंगे। मेलॉक को तो मैंने देख लिया। ठीक है, अब हम केलॉग को देखेंगे। तो मुझे सिर्फ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, जहाँ जहाँ पर मैंने मेलॉक लिखा है वहाँ पे केलॉग आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉमा। ठीक है, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है वो मैं आपको दिखाता हूँ अब। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डायरेक्ट मेलॉक, केलॉग के अंदर जो भी डेटा है उसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब क्या डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, मैंने डिफाइन कौन सा किया है, केलॉग को। ठीक है, यहाँ पे मैंने किसको डिफाइन किया है, केलॉग को। ठीक है, अगर पॉइंटर हमारी नल नहीं है तो एल्स के अंदर आएगा, और जो भी रिकॉर्ड हमें मिलेगा, ठीक है, वो क्या रहता है, गार्बेज वैल्यू, उसकी वैल्यू रहती है गार्बेज। ठीक है, तो देखते हैं। सेव जैसे मैंने किया, हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसको हम रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 वैल्यू डाल दी, तो देखो सारी की सारी 10 की 10 वैल्यू की बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रहती है 0। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस पता चल गया कि किस तरीके से डेटा आपको मिलता है, केलॉग जरूरी है या फिर मेलॉक है, तो दोनों में से कोई भी आप चीज़ एक साथ ले सकते हो। ठीक है, और केलॉग के अंदर बहुत सारा डेटा होता तो है, पर हर एक की एक पर्टिकुलर बिट रहती है, बाइट रहती है, जबकि मेलॉक एक साथ डेटा रोकता है। ठीक है, तो मेलॉक के अंदर भी मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि स्कैनर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रिंट टैब के अंदर केलॉग डेटा इज बिलो।
ठीक है, और यहाँ पे स्लैश एन, और जितने भी रिकॉर्ड मेरे पास है वो सारे रिकॉर्ड मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। मतलब ऊपर मैंने जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं वो सारे रिकॉर्ड मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर %d स्लैश एन, और यहाँ पे पॉइंटर ptr+1। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो खत्म होने के बाद मैं क्या करूँगा, हमारी जो पॉइंटर है उसको मैं फ्री कर दूंगा, ptr। ठीक है, तो हमारी पॉइंटर यहाँ पे फ्री भी हो गई। ठीक है, और जितना रिकॉर्ड था वो मुझे प्रिंट करके भी दे देगा। तो वापस हम इसको प्रोग्राम को सेव कर लेंगे ताकि आपका प्रोग्राम चला ना जाए। ठीक है, कोई एरर ना आ जाए। देखो यहाँ पे मुझे वो 2 एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पे मैं सेमीकोलन भरना भूल गया। ठीक है, वापस मैं इसको रन करवा रहा हूँ, प्रोग्राम रन हो गई। यहाँ पे मैं 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हूँ। कौन कौन सी? 10, 21, 23 और 35। ठीक है, तो देखो सारी की सारी रिकॉर्ड यहाँ पे 21। ठीक है, तो सारी की सारी रिकॉर्ड यहाँ पे हमें किस तरीके की मिली? 21। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई गड़बड़? ओके, यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 आई। ठीक है, तो इसको वापस हम सेव कर देंगे। यस करो, फिर इसको रन करो। तो यहाँ पे वापस सेमीकोलन करना हम भूल गए। ठीक है, अब वापस इसको रन करो। देखो प्रोग्राम रन हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हूँ, 10, 20, 21, 90, 92। देखो यहाँ पे जितनी भी रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करवाई तो सारी की सारी रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो रही है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होता है, ठीक है, मेलॉक और केलॉक के बीच में। ठीक है, तो रियलॉक आपको ज़्यादा यूज़ करना नहीं होता। ठीक है, उस तो भी मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दूंगा, ताकि आपकी जो लिंक लिस्ट चालू होगी उसके अंदर आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रियलॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक, बहुत ही कम टॉपिक है। ठीक है, तो वो थोड़ा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रियलॉक से चालू करेंगे और उसके बाद लिंक लिस्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।